डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा चुके हैं इसके पहले, लेक्चर नंबर 44 और लेक्चर नंबर 45। दैट मीन्स कि यदि हम बात करें तो बेसिकली मैं पहले बता दूं क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है क्या है, इसको हम समझें इसके पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि जो वाइब्रेशन है हमारा, ये दो तरह का है। पहला फ्री और दूसरा फोर्स्ड, ठीक है ना। और फ्री एंड फोर्स्ड में भी ये एक डैम्प्ड और दूसरा अनडैम्प्ड। उसी तरह से यहां भी एक डैम्प और दूसरा अनडैम्प्ड, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग ये फोर्स्ड और डैम्प्ड वाइब्रेशन, दैट मीन्स की फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिकली ये पढ़ने वाले नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। कहां पर? लेक्चर नंबर 44 में। यदि आप लेक्चर नंबर 44 नहीं देखे हैं तो मैं आपसे जो है गुजारिश करूंगा कि उसको एक बार जरूर देख लीजिए। फिर भी आप देख भी चुके हैं तो हो सकता है कि याद ना हो, तो हम 5 मिनट का समय लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक तब हो जाता है जब हम लेक्चर नंबर 44 को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो बेसिकली क्या है, ये स्प्रिंग, ये क्या हो गया, डैम्पर आपका, ये मास, इसमें एक हार्मोनिक फोर्स, हमने हार्मोनिकल एक्साइटेशन फोर्स, एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स लगाए। तो ये क्या हो गया हमारा, जो है डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हमने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इससे हमारा ये निकल करके आ गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर द फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब दोस्तों ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स सी प्लस एक्स पी। अब बोलिएगा सर सी और पी क्या हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, ये सॉल्व करके ये हम इक्वेशन निकाले थे, ठीक है ना। इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन जो अपना आया है, ठीक है ना, फाइनल जो इक्वेशन आया है, ये सॉल्व करके ये इक्वेशन कुछ आया था, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन पे जाएंगे। ये इक्वेशन हमारा आया था, ठीक है ना। अब ये देख करके आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या दिखा रहे हैं, ये कहां से सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, दिमाग में कई तरह की बातें आ रही होंगी। बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए, इसमें हमने ये भी बताया था आपको, यही इक्वेशन जो अभी आप देखें वही इक्वेशन, इसमें कहां पर क्या है, क्योंकि नोटेशन बहुत जरूरी है समझना। एक एक चीज हम समझते जाइए। A1 इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड व्हेन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फोर्स। फ्री वाइब्रेशन के अंतर्गत जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो है ये, ठीक है। उसके बाद ये जीटा, यहां पर जीटा क्या हो गया, डैम्पिंग रेशियो। जीटा क्या है यहां पर देखिए, डैम्पिंग रेशियो C/CC। और ये फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है, W/WN, ठीक है। और फाई क्या है, फेज एंगल। यही इसी चीज को यहां पर हमने ग्राफ से भी समझाया था, इसको ग्राफ से भी हम यहां पर समझाए हैं, देखिए, ठीक है। अब इस आज के लेक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि लेक्चर नंबर 44 आप देख चुके हों। देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो हमने आपको याद दिला दिया, ठीक है। कहने का मतलब कि नाउ यू हैव नो एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, ठीक है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन निकल करके आए थे, वो भी हम लोग देख लें। ये तो इक्वेशन आप ध्यान दीजिए, ये सब याद रहेगा आपको। एक्स एस क्या है, F/K। R इक्वल टू क्या है, W/WN, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
जेड जीटा सी अपन सी सी डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड क्रिटिकल डैम्पिंग। उसके बाद ये ए अपन एक्स एस, ए अपन एक्स एस, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या है, मैग्निफिकेशन फैक्टर, ये फाई इक्वल टू क्या हो गया, 2r जीटा अपन 1 माइनस आर स्क्वायर, 2r जीटा अपन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये इक्वेशन है आपका, ये ग्राफ हमने फिगर हमने समझाया था कि स्प्रिंग डैम्पिंग। अब ये इस इक्वेशन को अब हम पकड़ते हैं। इसमें एक चीज और हमने आपको बताया था, ये अपन एम्पलीट्यूड रेशियो, क्या एम्पलीट्यूड रेशियो, तो एम्पलीट्यूड रेशियो कितना होता है ये मैं आपको एक बार बता दूं, अदरवाइज देयर विल बी अगेन प्रॉब्लम। ठीक ना, ये देखिए ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, यही निकला था हमारा a इक्वल टू एफ अपन के 1 माइनस आर स्क्वायर 2r जीटा का स्क्वायर। ये कहाँ से निकला है, इस फिगर से निकला है। किस फिगर से, इस फिगर से। ठीक है, अब इस फिगर से ये निकल गया, तो यहाँ पर ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो। तो ये क्या हो गया 1 अपन ये। अब इसी इक्वेशन को बेसिकली आज पढ़ना है। अब जो आज का टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नाम क्या है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस क्या होता है, अब ये इक्वेशन दिमाग में है आपके। अब यदि रेजोनेंस की बात करें, क्या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस क्या होता है कि व्हेन W इक्वल टू WN, मतलब कि यहां पर जो सिस्टम है आपका, ये स्प्रिंग हो गया, ये डैम्पर हो गया, और ये मास हो गया, ये स्प्रिंग स्टिफनेस, और सी यहां पर जो आप एक्सटर्नल एक्साइटेशन लगाए, क्या एफ साइन ओमेगा टी, ठीक ना, इसके चलते जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ये होगा, और जब एक बार लगाकर इसको छोड़ देंगे फ्री तो ये होगा। दोनों कंडीशन में यदि इक्वल हो गया तो उस समय क्या होता है, इक्वल हो गया तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यही है ना, इक्वल हो गया W इक्वल टू डब्ल्यू एन, R इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड 1/2 जीटा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, कहने का मतलब ये है कि आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर, दैट मीन्स की एम्पलीट्यूड रेशियो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, डैम्पिंग रेशियो पे। अब डैम्पिंग रेशियो जितना ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड रेशियो उतना कम होगा, डैम्पिंग रेशियो जितना कम होगा एम्पलीट्यूड रेशियो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, तो दैट इज द कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब ही होता है कि R इक्वल टू क्या हो गया 1। जैसे ही R इक्वल टू 1 हो गया तो आपका A/XS क्या मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हो गया 1/2, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, डैम्पिंग, किस पे, डैम्पिंग रेशियो पर। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका R का वैल्यू जब 1 हो जाएगा और उसके बाद जो मैग्निफिकेशन फैक्टर निकलेगा, एम्पलीट्यूड रेशियो निकलेगा, दैट विल बी दी ओनली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसी में यदि हम निकालते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो A, ठीक है ना, तो यही जो है कभी कभी एवरेज आप निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं तो यही क्या हो जाता है 1/√2 इंटू जीटा। ठीक है ना, ये एवरेज निकालते हैं तब होता है। ठीक है ना, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, Q इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है ना, और ये 1/R, और यही R जब आप निकालेंगे तो R स्क्वायर क्या होता है 1 + 2 जीटा। ठीक है ना, तो दीज आर द possibility by which you can control the amplitude ratio। जितना
एम्पलीट्यूड रेशियो को आप जो है कम रखेंगे, वाइब्रेशन उतना कम फील होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैग्निफिकेशन फैक्टर दैट मींस की A/XS को हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसटीडी स्टेट वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ एसटीडी स्टेट वाइब्रेशन अपन स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द मास। ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसी को हम लोग शार्पनेस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, शार्पनेस। और कुल मिलाकर के शार्पनेस का मतलब क्या है, R=1। इसके R का वैल्यू जितना ओमेगा और ओमेगा एन एक दूसरे के, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जैसे आप सुने होंगे ना कि हम लोग सैनिक को बोलते हैं कि ब्रिज पर कदम ताल करके मत चलो। यहाँ पर सैनिक को हम लोग बोलते हैं कदम ताल मिला करके मत चलो। क्यों कि ये जो कदम ताल मिला रहा है तो ये हो गया सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, और ये हो गई फ्री फ्रीक्वेंसी किसकी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रिज की। दोनों यदि मैच कर गया तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी टू मच हाई एंड ब्रिज विल ब्रेक। ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यदि ब्रिज को हमें बचाना है तो ओमेगा को ओमेगा एन के बराबर नहीं होने देना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन जो आप फोर्स लगाए, कितना जल्दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये मैच कर जाता है। जितना जल्दी मैच कर गया उसकी शार्पनेस उतनी ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा है। तो आप जो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की जगह इंटेंसिटी भी ऑफ रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द रेजोनेंस। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही जल्दी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो जाएगा। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो गया, इसका मतलब क्या, रेजोनेंस अकर हो गया। दैट मीन्स कि टाइम रिक्वायर्ड टू अकर दी रेजोनेंस, कितना जल्दी जो है रेजोनेंस अकर हो गया। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है। वी हैव टू ऑलवेज अवॉइड, यदि ब्रिज टूट गया तो लॉस तो है, ठीक है ना। तो अपने को वह लॉस होने नहीं देना है, तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। आग तो आग है, एक आग दीपक जलता है, ठीक है ना, तो घर को रोशनी देता है, एक खाना पकाता है और एक घर भी जला सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है ना। यही इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर यही शार्पनेस की बात कर रहे हैं। चाकू तो चाकू है, यदि चाकू शार्प है तो तुरंत जो है गाजर कट जाएगा, यदि शार्प नहीं है तो केला कटने में भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये आज की राम कहानी थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। और समझ में, और यदि कहीं डाउट है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि कहीं डाउट रह गया हो तो लेक्चर नंबर 44, लेक्चर नंबर 45 इसके पहले जरूर देख लीजिएगा, तब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हेल्दी, हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।